Hello and welcome to Allied Chem. In this particular video, we will be discussing and doing the chemical bonding numericals and the questions which have been asked in the JEE Main 2025 जनवरी attempt. So without wasting time, start करते हैं हमारा वीडियो और समझने की कोशिश करते हैं केमिस्ट्री को. ठीक है, तो क्वेश्चन वन है हमारे पास में 22 जनवरी शिफ्ट वन के अंदर ये सवाल पूछा गया था. इस सवाल के अंदर क्या है, आपको डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या आयंस दे रखे हैं, उनके ऐसे मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने हैं जो लीनियर ज्योमेट्री रख रहे हैं यहाँ पे. तो सबसे पहले चीज है SO2. SO2 लीनियर ज्योमेट्री नहीं रखता है. कैसे नहीं रखता है ये बता देते हैं. 6/2 बराबर 3. 3 मतलब रिजल्टेंट यहाँ पर इसके अंदर दो तो हो गए बॉन्ड पेयर, एक हो गया लॉन पेयर, तो ये तो बी शेप रखेगा, लीनियर शेप नहीं रख पाएगा. BCl2 यस सभी को पता है लीनियर शेप रखता है. कैसे? 2+2 ÷ 2 इज इक्वल टू 2. तो मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन और इसके अंदर लॉन पेयर है नहीं, मतलब सिंपल सा केस है कि ये लीनियर ज्योमेट्री रखेगा. CO2 इज ऑल्सो हैव दी लीनियर ज्योमेट्री. कैसे? देखिए जरा. CO2 कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑप्शन को जोड़ना नहीं है तो 0 डिवाइड बाई 2. 2 आंसर आया. 2 मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन. 2 में कोई लॉन पेयर नहीं है, केवल और केवल बॉन्ड पेयर है, ये भी होगा. N3 माइनस, ये एक्सेप्शनल केस बताया जाता है और इसके अंदर क्या होता है, हमको लगता है लीनियर ज्योमेट्री नहीं है बट इट ऑल्सो हैव द लीनियर ज्योमेट्री. ठीक है, इसकी जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर किस प्रकार से हो जाएगी, देखिए जरा. अगर हम देखो इसको ऐसे भी बना सकते हैं तो N डबल बॉन्ड N. ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दें. ठीक है, इसके ऊपर अपन सॉरी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो दिस इज ऑल्सो लीनियर शेप. ठीक है. NO2 की बात करोगे आप लोग तो NO2 क्या हो सकता है लीनियर शेप के अंदर, देखिए पता कर लेते हैं. ठीक है, 5/2 कहीं ना कहीं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो ये भी कहीं ना कहीं किसके कैटेगरी में जाएगी, वी शेप के अंदर जाएगी. ठीक है, बैंड शेप के अंदर. OF2 H2 जैसा मॉलिक्यूल है, बैंड शेप रखता है. XCF2 इसका पता कर लेते हैं. देखिए XCF2 8 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10/2. इट मीन्स आंसर वुड बी 5. 5 का मतलब क्या हुआ, इसमें दो बॉन्ड पेयर है, 3 लॉन पेयर है. जब ऐसा केस होता है, इसकी शेप कुछ इस प्रकार की होती है. देखिए जरा, जीनोन फ्लोरीन जाएंगे एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमारे बॉन्ड लॉन पेयर्स प्रेजेंट. तो इस प्रकार की शेप बन जाती है जिनोन F2 मतलब XCF2 की. ठीक है, इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं लीनियर शेप रखता है. NO2 पॉजिटिव, NO2 नहीं रख रहा था लीनियर शेप, लेकिन अगर हम बात करते हैं NO2 पॉजिटिव की तो इसमें क्या होगा, 5 - 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4/2. इट मीन्स आंसर वुड बी 3. 2 का मतलब ये भी कहीं ना कहीं लीनियर शेप रखेगा. I3 माइनस इसको भी अपन देख लेते हैं. I3 माइनस ऑल्सो हैव द लीनियर शेप, क्योंकि काफी बार हम लोगों ने डिस्कस किया होगा इस बारे में. तो होगा क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I2 माइनस के फॉर्म में. ठीक है, तो 7+2+1 डिवाइड बाई 2. इट मीन्स द आंसर वुड बी 5. और 5 का मतलब 2+3. तो इसकी शेप भी कुछ इस प्रकार की होगी. देखिए होगा क्या, लीनियर शेप होती है. आयोडीन आयोडीन यहाँ पर आयोडीन और तीन तीन लॉन पेयर इक्वेटोरियल पे आप रख, इस प्रकार से. ठीक है, और इस पे नेगेटिव चार्ज, इस प्रकार से हमारा I3 माइनस मॉलिक्यूल बन जाएगा. ओजोन की बात करेंगे तो ओजोन कुछ इस प्रकार से होती है. देखिए ये बी शेप रखती है, तो यहाँ पे हमारा आंसर 1 2 VCl2 लीनियर शेप रखेगा. ठीक है, या ज्योमेट्री रखेगा. CO2 भी रखेगा. और अपन बात करते हैं N3 माइनस की, NO2 की बात करेंगे, नहीं ये नहीं हो सकता. ठीक है, XCF2 की बात करें, यहाँ पे लीनियर ज्योमेट्री की जगह शेप आना चाहिए. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर कर रहे हैं तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 एंड 5. तो 5 हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो चलते हैं आगे. अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डाइपोल मोमेंट HBr H2S NF3 CHCl3. ठीक है, तो करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर. तो देखिए होगा क्या, जो ये सवाल पूछा गया है 22 जनवरी से ट्रू के अंदर. देखिए डाइपोल मोमेंट अगर आपको रिकॉल कराऊं मैं थोड़ा सा, तो डाइपोल मोमेंट दो फैक्टर पे डिपेंड करता है. एक तो क्यू पे डिपेंड करता है और एक डी पे डिपेंड करता है.
ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो क्यू के रेस्पेक्ट में ये डेल्टा ईएन पे भी डिपेंड करता है। मतलब कोई बॉन्ड ए और बी के बीच में बन रहा है, ए की ईएन क्या है, बी की ईएन क्या है, उनका जो डिफरेंस है वो जितना ज्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट भी उतना ही ज्यादा होता है, मतलब वो बढ़ता है। ठीक है, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी कहीं ना कहीं इसमें एक रोल अदा करती है। तो हम देखते हैं जरा कि हमारे पास में चार मॉलिक्यूल है, एच बी आर, H2S, NF3 और हमारे पास में है क्लोरोफॉर्म। देखिए जरा होता क्या है। HBr और H2S के अंदर आप देखोगे तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन के अंदर बॉन्ड है, यहाँ पर हाइड्रोजन और सल्फर के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पर नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है। देखिए होगा क्या? सबसे पहले तो जो सवाल है वो किस किस बेसिस पे हो सकता है। एक तो अपन डेल्टा ईएन के बेसिस पे जब आप देखेंगे, HBr में जो ईएन का डिफरेंस है, ठीक है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन का जो ईएन का डिफरेंस है अपन कंसिडर करके चलते हैं कि ये कहीं ना कहीं हाइड्रोजन की ईएन होती है 2.1 और ब्रोमीन की होती है लगभग 2.8 2.7 के आसपास। तो इसका डिफरेंस आ जाएगा वो 0.6 से लेके आप 0.7 तक मान सकते हो। ठीक है, हाइड्रोजन और सल्फर की अगर बात करें, सल्फर की ईएन कितनी होती है, सल्फर की फास्फोरस, ठीक है, सल्फर की ईएन भी कहीं मतलब Br की थोड़ी सी मतलब अगर हम कंपेयर करेंगे, हाइड्रोजन सल्फर का जो ईएन का डिफरेंस आता है वो HBr के कंपैरिजन थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम HBr और H2S को कैटेगराइज कर सकते हैं कि इसका डायपोल मोमेंट कम है किसका ज्यादा है। तो सबसे कम तो हो जाएगा यहाँ पे HBr का, उसके बाद में H2S का, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो कहीं ना कहीं, जैसे इसकी 2.1 है, और अगर मैं बात के चल रहा हूँ सल्फर की, तो हमने एक ट्रिक देखी थी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। ठीक है, कुछ मिस तो नहीं किया। इसकी होती 0.9, इसकी होती है 1.2, इसकी होती है 1.5, इसकी होती है 1.8, इसकी होती है 2.1 और इसकी होती है 2.5। ठीक है, तो 2.5 यहाँ पे डिफरेंस आएगा, मतलब 2.1 और 2.5 के बीच 0.4 के आसपास आएगा। ठीक है, एचबीआर में उससे थोड़ा सा कम आता है। ठीक है, और नाइट्रोजन और फ्लोरीन की अगर बात करेंगे तो इसकी ये है 3 और फ्लोरीन की पीरियोडिक टेबल सबसे ज्यादा है, तो ये डिफरेंस इनके कंपैरिजन थोड़ा ज्यादा हो गया। तो फिर आएगा NF3। अब सवाल ये हमारे दिमाग में आना चाहिए कि NF3 और क्लोरोफॉर्म में किसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो अपन स्ट्रक्चर बना के देखते हैं जरा। ये नाइट्रोजन है, यहाँ पर हमारा लोन पेयर है, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, इस प्रकार से केस हुआ। क्लोरोफॉर्म के अंदर क्या होगा, ये भी कहीं ना कहीं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखता है, और सेम भी इसकी टेट्राहेड्रल। अब देखिए जरा हम डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हमको पता है। ठीक है, तो जिसकी एन कम है वो पॉजिटिव हो गया, जिसकी एन ज्यादा वो नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ होगी, यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन से, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन से क्लोरीन कार्बन की तरफ, यहाँ पे कार्बन से क्लोरीन की तरफ, यहाँ पे कार्बन से क्लोरीन की तरफ, और यहाँ पे भी कार्बन से। तो रिजल्टेंट जो डाइपोल मोमेंट है वो कुछ इस डायरेक्शन में नहीं आ जाएगा, आ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कार्बन की 2.5 है, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव ये वाला डायरेक्शन, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, इधर से इधर। तो देख सकते हो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है क्लोरोफॉर्म के अंदर वो ओवरऑल जुड़ के एक डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, लेकिन NF3 में क्या है, नाइट्रोजन और लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट है, वो नाइट्रोजन फ्लोरीन का जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है उसको अपोज करेगा, मतलब रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट को थोड़ा डिक्रीज कर देगा। इसका मतलब NF3 का कम होगा और फिर से ज्यादा हो जाएगा क्लोरोफॉर्म का। तो यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग आंसर देख के बताइए कि आंसर क्या है, HBr लेस देन H2S लेस देन NF3 लेस देन क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर 3 हो जाता है। एक चीज और मैं तुमको एडिशनल यहाँ पे बताना चाहूंगा, H2S जो है ये बहुत कमाल की गैस होती है। जब लैब में इसको बनाया जाता है तो बहुत सड़े हुए अंडे जैसे रोटन एग जैसी स्मेल आती है, और इसको बनाया जाता है किप एपरेटस के अंदर। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला सवाल विच हैव बीन आस्क्ड इन 23 जनवरी शिफ्ट 1 के अंदर, लिस्ट 1 लिस्ट 2। ठीक है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द ऑक्टेट, और इधर हमको एग्जांपल्स दे रखे हैं। मॉलिक्यूल ओबिंग द ऑक्टेट रूल, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल बताइए जरा। हमारे पास में क्लोरोफॉर्म तो है नहीं, यहाँ पे CCl4 है उसका बड़ा भाई। ठीक है, और फिर CO2 है। तो क्लोरो फॉर्म का बड़ा भाई CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो 4 + 4
बराबर, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में? 8। ऑक्टेट रूल फॉलो कर देगा। क्या हम CO2 का एग्जांपल ले सकते हैं? ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, बिल्कुल करता है सर। कैसे? चार तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हुए, और यहाँ पर दो ऑक्सीजन ने। अरे देखो कैसे काउंट करते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। दो इलेक्ट्रॉन इधर से आए, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन इधर से आए ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो गए? 4, तो रिजल्टेंट 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी ऑक्टेट फॉलो कर रहा है। तो ए जो है उसके साथ में तो अपन 4 को कनेक्ट कर देंगे, मैच द फॉलोइंग टाइप है। ए के साथ मैंने 4 कनेक्ट किया। बी के साथ में, बी क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जब भी BCl3 BH3 AlCl3 की बात करी जाती है, ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, लुईस एसिड इनको कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब सेकंड इसके साथ कनेक्ट हो गया। अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऊपर वाले ने BCl3 AlCl3 इनकम्प्लीट तो है, लेकिन उनके पास में ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे NO और NO2 जो होते हैं वो यहाँ पे हो जाएगा। फर्स्ट कैसे होगा अभी मैं बता देता हूँ। और लास्ट में जो बचा है D के साथ में, वो कनेक्ट हो जाएगा, जो कि है एक्सपेंडेड ऑक्टेट, थर्ड। अब देखो सर, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे NO की, तो देखिए जरा काउंट करोगे तुम जब इलेक्ट्रॉन, तो ऑड इलेक्ट्रॉन आएंगे। कैसे आएंगे? 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन है। NO2 की जब अपन बात करेंगे, तो 5 + 4 = 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट, सॉरी, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की तरह ही अपन इसको ट्रीट करेंगे। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है या नहीं? अगर मैं बात कर रहा हूँ NO2 की, बट NO है, ठीक है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन उस बेसिस पे अपन इसको कैटेगराइज करके रख लिया यहाँ पे, तो ये हो गया। अगर मैं मॉलिक्यूल विद एक्सपेंडेड ऑक्टेट की बात करूँ, मतलब जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो वो कौन कौन होता है? एक तो PCl5 होता है, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 और 5 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, मैं बात करूंगा H2SO4 की, तो इसमें भी कहीं ना कहीं आपको एक्सपेंडेड ऑक्टेट ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अपन बात कर लेंगे यहाँ पे आंसर ए का 4। ए का 4 देखिए, थर्ड और फोर्थ तो कैंसिल आउट होगी यहाँ पे, तो ए का 4, बी का सेकंड, बी का सेकंड यहाँ पे है सेकंड ऑप्शन, यानी सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमको यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, जो कि सवाल पूछा गया है 24 जनवरी शिफ्ट 1 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू H2O, NH3 एंड CH4। पहले तो हम लिख लेते हैं, हमारे पास में है H2O, हमारे पास में है अमोनिया, और हमारे पास में है CH4। देखिए हो क्या रहा है इसमें, हमको डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट बोले गए हैं विद रेस्पेक्ट टू दीज थ्री मॉलिक्यूल्स। द सेंट्रल एटम ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यस, अरे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है यहाँ पे, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, नाइट्रोजन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कैसे? 6 + 2 / 2 क्या आएगा? 4 आएगा। 8/2 करेंगे तो यहाँ पे भी 5 + 3 / 2 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 + 4 / 2 4 आया। इसका मतलब ये सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। पहला ए स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गया? करेक्ट हो गया। बी स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, द HOH HNH एंड HCH एंगल की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए होता क्या स्ट्रक्चर जब हम बताते हैं यहाँ पे, ये कहानी है कुछ इस प्रकार से। इसमें दो लोन पेयर होते हैं ऑप्शन के ऊपर, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, केवल और केवल बॉन्ड पेयर उसके पास में है। देखिए जब हम यहाँ पे बॉन्ड पेयर के बेसिस पे एंगल की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है रिजल्टेंट थोड़ा सा कम हो जाता है। देखिए इसमें क्या होगा, 109.5 डिग्री होता है फिक्स, जितना होना चाहिए था उतना ही है। लेकिन जब हम अमोनिया की बात करेंगे, तो अमोनिया के अंदर जो लॉन पेयर की वजह से, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से, जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा सा डिक्रीज होता है। कितना आता है? 107.5 डिग्री आ जाता है। इसमें क्या होगा, इसमें दो लॉन पेयर है, लॉन पेयर रिपल्सन भी होगा, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी होगा। देखिए यहाँ पे लॉन पेयर है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच रिपल्सन होगा, तो कहीं ना कहीं ऐसे थोड़ा मॉलिक्यूल दबेगा। और यहाँ पे भी ये लॉन पेयर और हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन, तो मॉलिक्यूल दबेगा, उसकी वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, और हो जाता है बॉन्ड एंगल 104.5। ठीक है, तो बी स्टेटमेंट भी मेरा कहीं ना कहीं यहाँ पे करेक्ट हो गया। सी स्टेटमेंट, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें, देखिए डाइपोल मोमेंट किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला चीज हम बात कर रहे थे
डेल्टा वी एन की। दूसरी चीज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की, एक फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा, म्यू म्यू वाला, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू 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 स्क्वायर प्लस वो म्यू स्क्वायर कॉस थीटा वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे काम आता है। देखिए कॉस थीटा की वैल्यू के बेसिस पे अपन जब पुट करते हैं तो हमको ये पता लगता है कि जितना कम एंगल होता है, ठीक है, जितना कम बॉन्ड एंगल होता है उतना ही इसके लिए डायपोल मोमेंट आता है। मतलब हम ये कहते हैं म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब देख लो जरा, जिसका एंगल जितना कम होगा उसका डायपोल मोमेंट भी उतना ही ज्यादा होगा। मतलब वाटर इज द मोस्ट पोलर मॉलिक्यूल, उसके बाद में अमोनिया मॉलिक्यूल, और CH4 तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सी आंसर भी कहीं ना कहीं करेक्ट है। अब हम बात करेंगे डी की। बोथ H2O and NH3 आर लुईस एसिड एंड CH4 इज लुईस एसिड, लुईस बेस। हम H2O की बात कर रहे हैं, अमोनिया की बात कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि लुईस एसिड है। CH4 की बात कर रहे हैं कि वो लुईस बेस। नहीं, CH4 का ऑक्टेट तो कंप्लीट है। ठीक है, तो ये तो आप देखिए, ऑक्टेट तो कंप्लीट है लेकिन इलेक्ट्रॉन देने के लिए कुछ है नहीं इसके पास में। लेकिन जब अमोनिया की बात करेंगे, H2 की बात करेंगे, ये लुईस बेस की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनके ऊपर लॉन पेयर है। जब आपके पास कुछ देने के लिए होगा तभी तो वो दूसरे को दे सकते हैं। ठीक है, तो उनके पास देने के लिए है, और जब आपके पास देने के लिए है तो ये लेने के लिए तो उन जरूरत ही नहीं है ना। इसका मतलब यहाँ पे लुईस एसिड की तरह बिहेव ना करके H2O और अमोनिया लुईस बेस की तरह बिहेव करेंगे। इसका मतलब डी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, ई स्टेटमेंट को भी एक बार देख लेते हैं। A solution of ammonia in H2O is basic. In this solution, ammonia and H2O act as Bronsted एसिड एंड बेस। नहीं, जब हम बात करते हैं अमोनिया की रिएक्शन विद वाटर, तो होता क्या है यहाँ पर, अमोनिया बेस की तरह बिहेव करता है, देन रिएक्शन होती है, NH4 पॉजिटिव बनता है और यहाँ पर OH माइनस बनता है। तो अगर मैं बात करूंगा तो ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट एसिड बना है, OH माइनस कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2O बन गया। ठीक है, तो स्टेटमेंट की बात करें तो ए स्टेटमेंट करेक्ट है, बी स्टेटमेंट करेक्ट है और सी स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी ऑप्शन वन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस सवाल को पढ़ के तुमको क्या समझ में आ रहा है, सबसे पहले तो वो बताओ। ठीक है, 24 जनवरी चैप्टर 1 के अंदर पूछा गया सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, मतलब LCO, एलसी होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एमओटी के अंदर हम डिस्कस करते हैं, will lead to the formation of molecular orbitals in homonuclear diatomic molecules। LCO हुआ, ठीक है, उसकी वजह से क्या बनते हैं, एमओ डायग्राम, एमओ एमओ बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपने जेड कंसिडर किया है, और क्या बन रहा है, बेसिकली सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनना चाहिए। तो देखिए जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस में ले रहा हूं, मैं बात कर रहा हूँ 2p जेड की। देखिए एक्सिस मेरा कुछ इस प्रकार से जा रहा है, ये मेरा जेड एक्सिस बन गया मान लो। ठीक है, इसके साथ में मैंने जोड़ दिया 2px, तो एक्स एक्सिस मान लो मेरा इस तरीके से जाएगा। तो मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनने के कोई चांसेस है? नहीं, तो ये तो गलत हो गया। अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखिए ये मेरा जेड एक्सिस है मान लो। ठीक है, मैं जेड एक्सिस ओरिजेंटल पे रख रहा हूँ ना हर केस में। एस मेरा क्या हो जाएगा, एस तो भाई साहब कैसे भी रख लो, ये मेरा एस हो गया। अब इसके साथ में तुमको जोड़ना है किसको, पीएक्स को या पीएस, तो ऐसे होगा, तो इनमें भी लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब मैं बात करूंगा सी की। सी में क्या होगा, 3d xy एंड 3d x² माइनस वाई स्क्वायर। जेड एक्सिस क्या है देखो, चलो अब की बार हम ऐसे करते हैं, जेड एक्सिस को ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, जस्ट जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। तो dx बाई क्या होगा, dx बाई कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब ऐसे मत समझना कि सर यहाँ पे ये तो dz² टाइप बन रहा है कुछ, क्योंकि जेड एक्सिस क्या लोग है, नहीं, जेड एक्सिस ऐसे है ना परपेंडिकुलर, तुम तो मैथ वाले हो, सारी चीज समझते हो ना। परपेंडिकुलर है तो वो जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है, उसके थ्रू नहीं जा रहा है वो हमारा है। तो ये हो गया dx बाई। दूसरी तरफ आप ले रहे हो dx² माइनस वाई स्क्वायर को, तो वो तो सिंपल ऐसे हो जाएगा।
तो यहाँ पे भी चांसेस नहीं है किसी चीज के सिग्मा बॉन्ड के। दूसरी बॉन्डिंग हो सकती है, बाई बॉन्ड बन सकता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्ड बने, वो यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे चौथा केस, जो कि है 2x और 2pz। जेड एक्सिस हॉरिजॉन्टल पे रख लेते हैं, ये मेरा एस हो गया। इसके साथ में तुम pz इस प्रकार से जोड़ लोगे, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ है, एक्सियल ओवरलैपिंग चाहिए। इसका मतलब डी तो सही है मेरा, डी में सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। मैं बात करूंगा ई की, 2pz, 2pz क्या होगा, ये मेरा 2pz है, एक्स जेड एक्सिस ऐसे जा रहा है, ठीक है, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो कुछ इस प्रकार से आप ऐसे रख सकते हो उसको। ठीक है, क्योंकि ये मेरा एक्स एक्सिस मान लूंगा मैं, ये मेरा वाई एक्सिस, तो यहाँ पे भी चांसेस नहीं है सिग्मा बॉन्ड के। इसका मतलब रिजल्टेंट जो आंसर है केवल हमारा डी है, जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के चांसेस है। इसका मतलब आंसर हो गया हमारा टू। इस तरीके से आप ये सवाल कर सकते थे, बस लैंग्वेज थोड़ी सी समझ में आ जानी चाहिए थी। सिग्मा बॉन्ड बनवाना है, इस ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से बन सकता है, लीनियर कॉम्बिनेशन करवाना है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो गया यहाँ पे टू। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल देखने में बहुत बड़ा है लेकिन है इजी। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड इन O3। ओजोन है, तो ओजोन की स्ट्रक्चर मुझे जो पता है वो कुछ इस प्रकार की है, इस प्रकार की। ठीक है, इसी को आप लिख सकते हो कुछ इस प्रकार से। जब बॉन्ड को तोड़ूंगा तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आएगा, इस प्रकार से बन जाएगी स्ट्रक्चर। दोनों का मतलब एक ही है, ओजोन। ठीक है, अब बोला गया है O3, द बॉन्ड लेंथ इन ओजोन आर फाउंड टू बी द सेम एंड बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ये मेरा ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, O2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसके अंदर जो उसके अंदर जो बॉन्ड लेंथ होगी, वो क्या इससे कम होगी ओजोन से? यस, बिल्कुल होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हो कुछ इस प्रकार से होता है डीलोकलाइजेशन, और डीलोकलाइजेशन की वजह से रिजल्टेंट जो स्ट्रक्चर बनेगी कुछ इस प्रकार से। एक तो इसके अंदर पूरा बॉन्ड होगा, और दूसरा बॉन्ड कुछ इस प्रकार से आप ऐसे दिखाओगे। इसका मतलब इसका जो डबल बॉन्ड है पार्शियल डबल बॉन्ड, और पार्शियल डबल बॉन्ड के अंदर जो बॉन्ड लेंथ होती है वो पूरे डबल बॉन्ड के अंदर जो बॉन्ड लेंथ होती है उससे ज्यादा, मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर आ गए ना। ठीक है, उसके अंदर पूरे पाई कैरेक्टर है, इसके अंदर कम पाई कैरेक्टर है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा होगी। स्टेटमेंट वन करेक्ट है। स्टेटमेंट टू, a strong lone pair repulsion between oxygen oxygen atoms is solely responsible for the fact that the bond length in ozone is smaller than that of double bond। नहीं यार, है ही नहीं, ये स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया। जो पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, वो कह रहा है कि बॉन्ड लेंथ ऑफ दी ओजोन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाली जो है, वो डबल बॉन्ड से ज्यादा है O2 मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो ये बात सही है। दूसरे स्टेटमेंट में बोला गया है कि ओजोन के अंदर जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है वो O2 मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड लेंथ से ज्यादा है, या मतलब O2 की बेसिकली ज्यादा है, तो वो तो गलत हो गया। तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट सही है, दूसरा यहाँ पे करेक्ट हो गया। समझ में आया? सिंपल सी लॉजिक है, कुछ इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, सब कर लोगे तुम, है ना। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हेन इथेन 1,2 डाइअमीन इज एडेड प्रोग्रेसिवली टू एन एक्वस सॉल्यूशन, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए। देखिए हो क्या है, हमारे पास में ये मॉलिक्यूल है NiH2O6 2 प्लस, या फिर आप इसी को लिख सकते हो इस प्रकार से Cl2। इसकी रिएक्शन आपने एथिलीन डाइमीन के साथ में कराई, तो कुछ मॉलिक्यूल बनेगा। तो इससे जो मॉलिक्यूल बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे NiH2O4 2 प्लस बनेगा। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल होता है ग्रीन होता है, ये मॉलिक्यूल पेल ब्लू होता है। ठीक है, इसके बाद में ब्लू या पर्पल टाइप मॉलिक्यूल बनेगा, और फिर उसके बाद में रिजल्टेंट हमारे पास में जो लास्ट मॉलिक्यूल होगा दैट इज NiEN3 2। ये मॉलिक्यूल होता है वॉइड। तो उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर यहाँ पे करना है। अगर तुमको थोड़ा सा लॉजिक हो कि NiCl2 कैसा मॉलिक्यूल है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NiCl2, ये ग्रीन कलर का मॉलिक्यूल, तो जब जब Ni2 प्लस की बात आती है, या फिर जैसे एक मॉलिक्यूल और तुम डिस्कस करते हो NiDMG1, NiDMG होल ट्वाइस, उसमें एक बहुत फेमस सवाल है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग एक्सप्लेन करते हैं कितनी इसके अंदर
कीलेशन, कीलेट रिंग प्रेजेंट है, वो भी एक अक्सर सवाल पूछा जाता है एनआईडीएमजी के केस में। हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बन रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, तो जब जब हम एनआईडीएमजी की बात करते हैं, जब जब हम एनएसीएल2 की बात करते हैं, वो ग्रीन मॉलिक्यूल होता है। उस बेसिस पे तुम जब आंसर करोगे, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, थर्ड आ जाएगा। अगला सवाल है हमारे सामने, बहुत इजी सवाल है। sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड आपको कार्बन एटम बताने हैं। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये सब कैसे हुए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब एक दो तीन चार पांच। sp2 हाइब्रिडाइज्ड की हम बात कर गए तो ये पांच हो गए। जब हम sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की बात करेंगे तो वो कितने हो गए, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज्ड है, और ये कार्बन, मतलब ये तीन है। तीन और पांच वाला यहाँ पे केस चल जाएगा, बहुत आसान सा सवाल था। अगला सवाल देखते हैं, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। देखो, अगर तुमको थोड़ा सा आइडिया हो, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री कब मिलती, जब हमको 5+1 वाला केस दिखता है, जहां पर बॉन्ड पेयर हो पांच और लॉन पेयर हो, उस केस में हम ये ज्योमेट्री एज्यूम करके चलते हैं। इस केस में ये ज्योमेट्री आती है। देखिए होगा क्या, मैं बात करूंगा, हमको दे रखा है यहाँ पे BRF5, हमको दे रखा है यहाँ पे PCl5, हमको दे रखा है यहाँ पे SbF5, और हमको यहाँ पर गिवन है HCOF। यही मॉलिक्यूल है, तो एक एक करके सबकी ज्योमेट्री पता कर लेते हैं। तो देखिए होगा क्या, BRF, तो 7+5 डिवाइड बाई 2, 6, 6 को ब्रेक करोगे, पांच बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर, यस, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, PCl5 यार, इसकी तो TVP होती है, 5+5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो ये तो हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, SbF5, इसमें क्या है, इसके अंदर 5+5, अरे इसका बड़ा भाई है फॉस्फोरस का ही। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं ट्राइगोनल बाई पैरामिडल ज्योमेट्री रखेगा। लेकिन जब हम XeOF4 की बात करते हैं, तो यहाँ पे 8+4 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब हो गया 12/2 इज इक्वल टू 6। और 6 के अंदर आप जब देखोगे तो उसमें पांच बॉन्ड पेयर है, एक लॉन पेयर है। स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री आपको दिखेगी, क्या दिखेगी, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। पिरामिडल ज्योमेट्री, देखिए स्ट्रक्चर अगर आपको बना के दिखाऊं BRF5 की, तो कुछ इस प्रकार की। यहाँ पे हमारा लोन पेयर हो गया। इसमें जब आप XuF4 की बनाओगे, तो वो भी यहाँ पर सिंपली तरीके से बना सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार की ज्योमेट्री XuF4 के अंदर बन सकती है। तो हमारा जो आंसर है, जहां जहां पे हमको स्क्वायर पैरामीटर मिल रही है, तो वो BRF5 है और XeOF4 है, मतलब ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे सही हो गया। एक सवाल बहुत टाइम पहले पूछा गया था जेई मेंस के अंदर। सवाल कुछ इस प्रकार था कि हमारे पास जो BRF5 मॉलिक्यूल है, उसके अंदर 90 डिग्री एंगल्स कितने होते हैं। ये सवाल पूछा गया था बहुत टाइम पहले। बताओ कितने 90 डिग्री एंगल होंगे। तो आप बोलोगे सर इसमें बेसिकली देयर विल बी 5 90 डिग्री एंगल्स, ऐसा कुछ आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन भाई साहब यहाँ पे पांच नहीं होते, यहाँ पे 0 90 डिग्री एंगल्स होते हैं। क्योंकि अरे जब लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, तो 90 डिग्री एंगल थोड़े से डिक्रीज हो जाता है, इस वजह से 0 डिग्री बोलते हैं। अगला सवाल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच विल बी पैरामैग्नेटिक इज। देखिए O2 की हम बात करेंगे, O2 पॉजिटिव की बात करेंगे, O2 माइनस की बात, ये तीनों ही कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। देखिए होगा क्या, ये मेरा सिग्मा 1s, ये मेरा सिग्मा*1s, ये मेरा सिग्मा 2s, ये मेरा सिग्मा*2s, ये मेरा सिग्मा 2pz, ये मेरा पाई 2px, पाई 2py, ये मेरा पाई*2px, पाई*2py, और ये मेरा हो गया पाई*2pz। कितने इलेक्ट्रॉन है ऑप्शन के O2 के अंदर, 16 इलेक्ट्रॉन। तो भरने की कोशिश करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, छह इलेक्ट्रॉन,
8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, 15 और 16, मतलब दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है। यस, इसका मतलब ये कैसा मॉलिक्यूल हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। टिक कर देते हैं यस। O2 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तब भी पैरामैग्नेटिक होगा। O2 माइनस, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे तब भी पैरामैग्नेटिक होगा। NO मॉलिक्यूल, इसका जब हम एमओ डायग्राम बनाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, 7 और 8, 15 इलेक्ट्रॉन। 15 केस में क्या होगा, ये भी पैरामैग्नेटिक हो जाए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना बेसिकली। O2 पॉजिटिव वाला केस बन गया। ठीक है, NO2 को अपन होल्ड पे रखते हैं। CO मॉलिक्यूल, इसमें क्या है, 8 से 14, 14 के केस में क्या होगा, 14 के केस में तो यार कुछ ये वाला केस बन जाएगा, सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये CO मॉलिक्यूल इज नॉट अ पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल, जीरो अनपेयर्ड है। Na2Cl4 की बात करेंगे तो देखिए होगा क्या, यहाँ पे जब हम इसको लिख सकते हैं NiCl4 2 माइनस, वीक लिगेंड है, कोऑर्डिनेट नंबर 4 है, टेट्राहेड्रल की तरह इसको बोला जाएगा। ये कुछ इसकी स्प्लिटिंग होगी, 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है। यस, पैरामैग्नेटिक है। CONH3 होल Cl3, मतलब CONH3 होल 6 3 प्लस, ठीक है। तो CO3 प्लस की जब हम बात करेंगे, बेसिकली दिस इज D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसके अंदर NH3 जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और जब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट नंबर 6 है, तो कुछ इस प्रकार का केस नहीं बन जाएगा इसमें, देखो जरा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग कर लेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जीरो हो गए। K2NiCN4 की बात करोगे, सिंपल D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्क्वायर पैरामिडल, सॉरी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है इसकी। इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा, इसका मतलब ये भी पैरामैग्नेटिक नहीं है, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। मतलब ये चार जो मॉलिक्यूल है, आंसर यहाँ पे आपका चार आ जाएगा। चार ही आएगा क्या, एक बार देख लेते मैच करके कि भाई सीओ की अगर हम बात कर रहे हैं, 8 6 14, ठीक है, तो 14 इलेक्ट्रॉन के केस में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। NO2 की अगर हम बात करेंगे तो NO2 केस में अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या, अगर मैं बात कर रहा हूँ, यस अनपेड इलेक्ट्रॉन। देखो अगर मैं स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बना रहा हूँ, चार इलेक्ट्रॉन इसके काउंट हुए, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ना ये, तो इसका श्योरली इट विल आल्सो बी पैरामैग्नेटिक, यानी चार नहीं पांच यहाँ पे आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या है, करेक्ट ऑप्शन विद ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द पेयर्स। देखिए, मैग्नीज और आयरन की बात करोगे तो मैग्नीज के अंदर कितने मैग्नीज का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सबसे पहले तो वो बताओ, D5S2, ठीक है। Fe का होता है D6S2, और मुझे बताओ हाफ फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है उससे ज्यादा स्टेबल होता है, इसका मतलब वो बॉन्डिंग नहीं करेगा, और बॉन्डिंग नहीं करेगा इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉन्डिंग थोड़ी सी उसकी वीक होती है मैग्नीज की आयरन के कंपैरिजन में। जब भी हम स्ट्रॉन्ग मेटल की बात करते हैं, हार्डेस्ट मेटल की बात करते हैं, उसमें आयरन का नाम पहले आता है। इसका मतलब हमारा जो मैग्नीज है उसकी कम मेल्टिंग पॉइंट होगी आयरन से, तो जहां जहां पे आयरन की कम दे रखी है वो गलत आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थर्ड बेसिकली आंसर होगा टेक्नीशियम, रुथेनियम और रीनियम ऑस्मियम। ठीक है, थर्ड हमारा आंसर उस प्रकार से हमको कर देना। थ्योरेटिकल टाइप की सवाल को कंसिडर करके चलेंगे हम लोग। अगला सवाल है, सम ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन हेक्स 1 3 डाई इन 5 आयन। देखिए क्या है, सबसे पहले तो 5 कार्बन इस प्रकार से लगा लेते हैं, 5 क्या 6, सॉरी, ठीक है। 1 पे डबल बॉन्ड है, 3 पर डबल बॉन्ड है, और 5 पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब वैलेंसी कंप्लीट करेंगे कार्बन की, कुछ इस प्रकार से वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। अब काउंट कर लेते हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड, 6 सिग्मा बॉन्ड, 7 सिग्मा बॉन्ड, 8 9 10 11, 11 सिग्मा प्लस 1 2 3 4,
चार पाई, 11 सिग्मा 4 पाई। एक बार काउंट और कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ठीक है। तो आंसर हो गया यहाँ पे हमारा 15 हो जाएगा। टोटल बोला है ना, सम बोला है तो 15 हो गया। अगला सवाल, द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स रेस्पेक्टिवली इन दी हेक्स 1 इन 4 आइन आर। अगेन वही स्ट्रक्चर बनानी है, बट थोड़ा सा उसमें चेंज हो गया। 1 पे डबल बॉन्ड है, 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 2 3 एंड 4, 4 पर ट्रिपल बॉन्ड। अब बैलेंस ही कंप्लीट करते हैं, बैलेंस ही कंप्लीट कर देते हैं एक बार। तो देखिए जरा, यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 तो कोई ऑप्शन ही नहीं। रुको जरा, कुछ गड़बड़ किया है क्या? हाँ, यहाँ पे दो हाइड्रोजन आएंगे ना, एक ही लगाया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 2 3, क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होता है, दो पाई होते हैं। एक डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। और सिग्मा बॉन्ड अगर हम बात करते हैं एक सिंगल बॉन्ड की, जो जनरल केस में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक्सेप्शन है उसका B2 मॉलिक्यूल, और एक्सेप्शन है C2 मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो डबल बॉन्ड, जिसके अंदर डबल बॉन्ड है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इसका दो होता है, लेकिन दोनों के दोनों पाई बॉन्ड होते हैं। तो वो चीज हमारे दिमाग में होनी चाहिए। क्या पता वो जेई मेन 2025 जनवरी अटेम्प्ट के अलावा जो हमारा अप्रैल अटेम्प्ट है उसमें आ जाए। इसका मतलब 13 सिग्मा 3 पाई इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग जो हमने डिस्कस करे हैं जनवरी अटेम्प्ट 2025 जेई मेंस के जो जितने भी सवाल थे। अब अगला जो चैप्टर होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। मैंने 3 वीडियोस पहले अपलोड कर दी हैं, अगर इसको इंक्लूड करते हैं तो 4 वीडियोस हो चुकी हैं। तो पूरे चैप्टर्स की वीडियो बनाने वाला हूँ, तो जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी